देखो ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, दो समीकरण युग्म होता है ना। तो क्लास तुम लोग का देखो क्या है कि चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट है, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आएगा, टोटल 30 नंबर का आएगा। तो प्रत्येक चैप्टर से अगर कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं तो इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा रैखिक समीकरण युग्म दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 0। इसमें बोला गया है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। अगर ये दो रैखिक समीकरण में ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, ये तीनों आपस में अगर बराबर हो जाए तो क्या होता है, ये कथन के अनुसार हमको बताना है। अगर तीनों बराबर हो जाए तो क्या होता है, अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या दो हल होगा। तो जब कभी भी ये पूरा आपस में बराबर हो जाए इसका मतलब बहुत सारा हल है। कितना हल है, बहुत सारा हल है, यानी क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आंसर ये वाला होता है। और अद्वितीय हल कब होता है, जब ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तब क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को ही बोलते केवल एक हल, अद्वितीय हल को ही क्या बोलते, केवल एक हल। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, कट जाता बराबर, तब होता अद्वितीय हल। और जब ये वाला कट जाता और ये बराबर होता तो दिखते कोई हल नहीं। और दो हल बोल के कोई नहीं होता है, कभी भी दो हल हम लोग का नहीं होता है, किसी में भी दो हल आंसर नहीं होता है। तीन ही कंडीशन बनता है, एक होगा अद्वितीय हल, एक होगा अनेक हल, एक होगा तो कोई हल नहीं। ये तीसरा फालतू का ऑप्शन था, है ना, माने ये तो ऐसे ही छट गया, इसको तो करना ही नहीं था, ये तीनों में से ही हम लोग को चुनना था। बात समझ में आ गया। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर कितना दिया है, 0, तो बताना है कि ये दोनों रेखाएं बोल चुका है कि आपस में समांतर हैं। क्या है, आपस में समांतर है। तो आपस में समांतर कब होता है, आपस में समांतर कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 बटा c2 के। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है तब जाके रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर देखें तो a1 का वैल्यू यहाँ से 3 निकलेगा और a2 का वैल्यू यहाँ से 2 निकलेगा। ठीक है। तो हम लोग बैठाएंगे 3/2। क्या बैठाएंगे, 3/2। ये बराबर है, ये तो बराबर है नहीं, इसको तो लेना नहीं है। तो b1 का वैल्यू कितना होगा, b1 का वैल्यू कितना होगा, 2k। तो यहाँ बैठाएंगे हम लोग 2k, और b2 का वैल्यू कितना होगा, 5। तो यहाँ बैठाएंगे 5। तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 होगा, ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, यानी 15/4 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो बस हम लोग को समांतर का कंडीशन याद होना चाहिए कि समांतर किस केस में होता है, इसीलिए आंसर 2 नंबर का क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें लिखा गया है के किस मान के लिए रेखा युग्म, ये दो युग्म दिया है, ये असंगत है। तो दो केस में संगत होता है और एक केस में क्या होता है, असंगत होता है। और असंगत का केस क्या होता है, यही वाला a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। तो इस केस को क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। यानी अगर ये वाला बोल चुका है कि असंगत है तो इसका मतलब a1 बटा a2 तो बराबर करेंगे b1 बटा b2 के। तो a1 का वैल्यू आ जाएगा 8, a1 का वैल्यू आ जाएगा 8 और a2 का वैल्यू आ जाएगा k, बराबर तो होगा b1 बटा b2 के। तो b1 का वैल्यू आ जाएगा 5 और b2 का वैल्यू आ जाएगा 10। तो 5 से 1 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 को 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी कितना आएगा, 16, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 16। ठीक है। तो ये हम लोग को याद होना चाहिए। तीन ही केस होता है, दो केस में संगत होता है, एक केस में असंगत होता है, केवल एक ही केस में असंगत होता है और वो ये वाला है। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है समीकरण युग्म, ये दो समीकरण युग्म है का हल होगा। ये दोनों का हल क्या होगा, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी या नन ऑफ दिस। NOT को बोलते हैं नन ऑफ दिस, हिंदी में बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो A1 का काम यहाँ करेगा 2 और A2 का काम करेगा 1, यानी A1 बटा A2 कितना आ गया, A1 बटा A2 हो जाएगा 2/1। और यहाँ पर ही B1 का काम करेगा 1,
1 और B2 का काम करेगा 3, तो 1/3 ये आपस में बराबर नहीं है। जब मतलब ये क्या है, A1/A2 है, A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, ये बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब रेखा आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यानी 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें लिखा है समीकरण, ये 2 समीकरण है, के द्वारा निरूपित रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सी कथन सही है। तो फिर से हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1/1 1 होगा, 1/1 1 होगा, यहाँ पर +1 है, यहाँ -1 है। यानी इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो A1/A2 है ये बराबर नहीं आया किसके, B1/B2 के, ये बराबर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि A1/A2 तो 1 आएगा, लेकिन B1/B2 -1 आएगा, इसीलिए बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y का वैल्यू दिया हुआ है 3। समीकरण में x y के जगह पे x y का मान बैठाना है और k का मान निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर है 2x और x का वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ है 3y, y का वैल्यू 3 है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 बराबर कितना आएगा 13, यानी दोनों को जोड़ के कितना है 13। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, के का मान कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। ठीक है, अगर कोई शुरू से सारा क्लास देखा है तो ये तो तुरंत बन जाएगा, एकदम सारा कंसेप्ट हम समझा चुके हैं उसमें जितना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें लिखा है समीकरण युग्म, ये 2 समीकरण का युग्म है और बताना है ये किस प्रकार का था। फिर से हम लोग को बटे में इसको चेक कर लेना है। तो x के पहले 1 है, यहाँ x के पहले 2 है, तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ y के पहले 3 है, वहाँ y के पहले 5 है, तो ये हो गया 3/5। हम लोग को पता है कि यहाँ आ रहा है क्या 1/2 और यहाँ आ रहा है 3/5, जो आपस में क्या है बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो कैसी होगी, रेखाएं अगर पूछेगा तो प्रतिच्छेदी होगी, लेकिन हल पूछेगा तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल होगा। तो अद्वितीय हल को ही बोलते हैं केवल एक हल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है समीकरण युग्म में, यहाँ दिया है y बराबर 7 और यहाँ भी y बराबर कितना दे दिया -9 का हल है। y का दो वैल्यू अलग अलग नहीं आएगा, y का एक ही जैसा वैल्यू आएगा, है ना, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल ही नहीं होगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें लिखा है समीकरण 2 दिया हुआ है के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। तो फिर से चेक कर लेते हैं। तो A1 हो जाएगा 6 और A2 आ जाएगा 3, यानी 6/3 इक्वल टू कितना आएगा 2, ये कट के 2 आया, कोमा। अब हम लोग करेंगे -2 बटा -1, माइनस कट गया, क्या आया 2, यानी ये दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। जब आपस में दोनों बराबर है तो हमको और एक चीज चेक करना पड़ता है, C1/C2। तो C1 का मान यहाँ 9 है और C2 का मान कितना है 12। तो 9/12 कभी भी हम लोग का 9/12 जो है कभी भी हम लोग का 2 नहीं आएगा, यानी तीसरा वाला बराबर नहीं है। यानी A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। बात समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है। रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 2 चरों x y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर कितना है 0, ठीक है, में कितने अधिकतम हल होंगे। तो यहाँ x का कुछ भी मान बैठाएंगे y का मान निकल जाएगा, इसी प्रकार y का कुछ मान बैठाएंगे तो x का मिल जाएगा, यानी इसमें अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक, और इसी को बोलते हैं अनगिनत, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अनगिनत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ असंगत समीकरण, ये समीकरण है, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो जो असंगत होता है, असंगत तो एक ही केस में होता है ना, तो असंगत में हमेशा जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर, यानी क्या हो जाएगा, समानांतर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन 12 नंबर लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो
आरेख की रेखाएं होंगी। संगत दो केस में होता है, एक केस में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और एक केस में रेखाएं क्या होगी, समपाती होंगी। दो केस होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि एक रेखाएं प्रतिच्छेद ऑप्शन सी में कर रहा है और समपाती ऑप्शन बी में कर रहा है, और समांतर होगा नहीं, यानी बी और सी दोनों सही आंसर है। और ऑप्शन डी में लिखा है बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन डी ही हम लोग को टिक मारना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो हम लोग का पूरा चैप्टर जो 3 था ये कंप्लीट हो चुका है, ऑब्जेक्टिव के साथ कंप्लीट हुआ है ना। अब जब भी हम लोग का क्लास शुरू होगा चैप्टर 4 से शुरू होगा मैथ का। बात समझ में आ गया। चलो तो ये कंप्लीट हो गया, यहीं तक रहने देते हैं।